Hello students. So today we are going to study a very important chapter, that is bank reconciliation statement. तो ये आप लोग सबको मालूम है कि बैंक में हम अकाउंट खोलते हैं। बैंक हमारा अकाउंट वहां पे बैंक में भी मेरा अकाउंट मेंटेन रहता है, जिसका हम बीच बीच में पासबुक अपडेट करवा के हम उसका पूरा अपडेट लेते हैं। और हम अपने यहाँ पे भी अपना कैश बुक मेंटेन करते हैं। तो कभी कभी ऐसा देखा गया है कि मेरे कैश बुक में और बैंक में जो मेरा अकाउंट है, उन दोनों में डिफरेंसेस हैं। तो ये डिफरेंसेस क्यों आ रहा है और कैसे होता है, इसी चीज को डिस्कस करने के लिए हम लोग आज इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो वेलकम टू ब्राइट माइंड गुरुकुल। और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के इस लेक्चर में आप सबका स्वागत है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। बैंक रिकंसिलिएशन को समझने के लिए पहले दो चीजों को हम लोगों को थोड़ा सा रिव्यू करना है। पहला है कैश बुक। कैश बुक जो हम अपने यहाँ पे मेंटेन करते हैं, जो बिजनेसमैन अपने यहाँ पे अपना नाम पे मेंटेन करता है। और एक है बैंक पासबुक, जो बैंक में मेरे नाम से मेंटेन होता है। तो कैश बुक इज अ सब्सिडियरी बुक, ये हमने शुरू से पढ़ा हुआ है, which records only cash and bank transactions in chronological order. Chronological order अकाउंटिंग में होता है डेट वाइज, जैसे जैसे एंट्रीज होती हैं, ट्रांजैक्शन जैसे जैसे टेक प्लेस करता है उसी तरह से उसकी एंट्रीज होती हैं। All receipts in cash are recorded on the debit, whereas all payments in cash are recorded on the credit. तो हम फिर से एक बार रिव्यू कर लेते हैं। कैश बुक, कैश इज अ एसेट, सो एसेट इज अ रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो कैश बुक जो मेंटेन होता है डेबिट और क्रेडिट, तो जितनी भी रिसीट्स हैं वो हम डेबिट में मेंटेन करते हैं, और जितने पेमेंट्स हैं उसको हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, अब बैंक पासबुक हम पढ़ते हैं। बैंक पासबुक में थोड़ा सा डिफरेंट क्या होता है कि ऑल द बैंक्स मेंटेन एन अकाउंट ऑफ द अकाउंट होल्डर। अकाउंट होल्डर है उनका अकाउंट बैंक में मेंटेन होता है। इन द अकाउंट ऑल डिपॉजिट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड एंड विड्रॉल्स ऑन द डेबिट साइड। कैश बुक में हम क्या करते थे, कैश बुक और ये है पासबुक। कैश बुक डेबिट, क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। कैश बुक में हमने अभी पढ़ा कि हम सारा रिसीट्स यहाँ पे डालते हैं डेबिट में, और पेमेंट्स ऑन द क्रेडिट साइड। पासबुक में बिल्कुल ऑपोजिट होता है, हम डेबिट साइड में विथड्रॉल्स रखते हैं और क्रेडिट साइड में डिपॉजिट्स। आपने देखा होगा कि जब भी आप कहीं पे, अगर आप अपने अकाउंट में पैसा जमा करते हैं तो यहाँ पे तो डेबिट होता है, लेकिन आपके पास एक मैसेज आ जाता है बैंक में, मोबाइल में आ जाता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद दिस अमाउंट। तो ये क्यों होता है भाई, क्योंकि कैश बुक ये हम अपने यहाँ पे मेंटेन करते हैं, मेरा कैश है, तो मेरा जो भी पैसा आ रहा है वो डेबिट एंड पेमेंट जो जा रहा है वो क्रेडिट। लेकिन जो बैंक मेंटेन कर रहा है, बैंक के लिए मैं एक लायबिलिटी हो गई। बैंक को इतना पैसा, ये मेरे नाम से अगर अकाउंट यहाँ पे मेंटेन कर रहा है तो इसका मतलब है कि
बैंक की ये लायबिलिटी है कि मैं जब भी बैंक से कुछ पैसा निकालना चाहूँ या पूरा पैसा मैं निकालना चाहूँ तो वो मुझे देना, वो बैंक को मुझे देना ही पड़ेगा। सो आई एम अ लायबिलिटी फॉर द बैंक। सो ये जो अकाउंट मेरे यहाँ पे रहता है वो ये डिपॉजिट को क्रेडिट करता है और विड्रॉल को डेबिट करता है। ठीक है। अब क्या होता है, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों आता है, व्हाई डज इट कम इनटू एग्जिस्टेंस, मतलब होता क्यों है। हम ये देखते हैं कि बैंक स्टेटमेंट जब हम बीच बीच में बैंक से अपना स्टेटमेंट निकालते हैं या हम अपना पासबुक अपडेट करके लाते हैं तो क्या होना चाहिए कि मैंने अपना यहाँ पे जितना कैश अकाउंट में मैंने मेंटेन किया हुआ है मेरा कैश बुक और बैंक से जो पासबुक आता है उसका बैलेंस, ये दोनों मैच करना चाहिए क्योंकि वही एंट्रीज होती हैं, वही चीज बैंक में भी होता है। ठीक है। लेकिन देखा जाता है कि इन दोनों में डिफरेंस है। So why this difference comes? So what is the reason for the difference? ठीक है। सो ये डिफरेंस हमारा इसलिए आता है, meaning and importance of bank reconciliation statement. So it is a statement that is prepared by a person who is holding an account with a bank. तो ये उन्हीं लोग के लिए है, मतलब बैंक रिकंसिलिएशन, मैं अपना बैंक रिकंसिलिएशन मैं खुद बनाऊंगी या कोई भी बिजनेसमैन है जो अपना बिजनेस चला रहा है वो अपनी जब अकाउंटिंग करता है तो एट द एंड ऑफ द ईयर उसे बीआरएस बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों को रिकंसाइल करने के लिए, क्योंकि जब भी वो ऑडिट कराएगा अपने अकाउंट्स का तो ऑडिटर आके कहेगा भैया ये दोनों का दोनों में डिफरेंस क्यों है, ये आप एक्सप्लेन करिए। तो ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ही इसको एक्सप्लेन करता है। ठीक है। तो बेसिकली इट हेल्प्स टू रिकंसाइल द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक with the balance as per passbook and shows those entries that cause the difference. अब ये पढ़ते हैं कि हमारा जो डिफरेंस डिफरेंस इतने देर से हम बताए जा रहे हैं ये डिफरेंस होता क्या है और क्यों होता है। सी, reason for difference between bank balances as per cash book and bank statement as per bank passbook, इन दोनों में क्यों डिफरेंस होता है। so, रीजन फॉर डिफरेंसेस आर, फर्स्ट होता है टाइमिंग डिफरेंस, फर्स्ट होता है टाइमिंग डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड होता है ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय बैंक। ठीक है। एंड थर्ड होता है एरर्स कमिटेड बाय बैंक या अकाउंट होल्डर, कोई भी कर सकता है, किसी के अकाउंट से भी अगर कोई भी एरर हुआ है तो उसके चलते भी ये डिफरेंस हो सकता है। ठीक है। तो इसको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ द टाइमिंग डिफरेंस, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यही चीज होता है जिसके कारण बेसिकली डिफरेंसेस होता है। टाइमिंग डिफरेंस, ऑलवेज सम डिफरेंस ऑफ टाइम। टाइमिंग क्या होता है, जैसे फर्स्ट कंडीशन है कि चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि चेक इशू कर दिया गया है बिजनेसमैन के यहाँ से, अगर कोई बिजनेस कर रहा है उसने चेक किसी के नाम से ऑलरेडी इशू कर दिया है तो वो अपने यहाँ पे एंट्री क्या करेगा, अपने कैश बुक में वो पेमेंट साइड में इसकी एंट्री कर लेगा। ठीक है। लेकिन ये नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी चेक तो उसने दे दिया, जिसको मिलना था उसे मिल गया, लेकिन वो अभी तक बैंक में गया ही नहीं है उसको क्लियर करने में। जब तक बैंक से पैसा नहीं निकलेगा बैंक अपने यहाँ पे बैलेंस लेस नहीं करेगा। ठीक है। सो व्हेन अ बिजनेसमैन गिव्स अ चेक फॉर पेमेंट ही इमीडिएटली रिकॉर्ड्स इन हिज कैश बुक, इमीडिएटली इसने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन बैंक will only record the check when the person actually goes to the bank and encashes.
तो बिकॉज ऑफ दिस देयर इज अ टाइम गैप। तो इस दौरान देयर इज अ टाइम गैप, और इस दौरान अगर आपने बैलेंस अपने अकाउंट का देख लिया तो बैंक पासबुक में बैलेंस ज्यादा होगा और कैश बुक में कम। ठीक? इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। A company issues a check of 10,000. Company issues a check of 10,000 to a supplier on 4th June. The immediately records 10,000. यानी कैश बुक बना है कंपनी इश्यूज अ चेक 4th जून 24 को बाय सप्लायर को दिया है, कोई भी सप्लायर को, उसको 10,000 रुपीज का उसने चेक इशू कर दिया है। तो कंपनी के अकाउंट में 4,000 रुपीज 10,000 रुपीज लेस हो गया। बट सप्लायर क्या करता है, गोज टू द बैंक एंड डिपॉजिट्स द चेक ओनली ऑन 12th जुलाई, यानी 4th जून से लेके 12th जुलाई तक बैंक में पैसा अभी तक निकला नहीं है। The bank reduces 10,000 only on 12th July. Now, if the company checks its books on 30th June, अगर कंपनी ने जाके बोला अपने एम्प्लॉय को कि जाके बैंक स्टेटमेंट ले आओ 30th जून को, तो 30th जून को जब तक 12 जुलाई को इसने वो चेक लगाया होगा, तो 30th जून को तो बैंक के बैलेंस से कोई डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन अपने यहाँ ये ऑलरेडी 4th जून को 10,000 खर्चा दिखा चुका है। तो ये है टाइमिंग डिफरेंस। अब सेकेंड कंडीशन पढ़ते हैं। सेकेंड कंडीशन है चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड। ये जस्ट ऑपोजिट है। तब हम लोगों ने फर्स्ट पढ़ा था चेक इशूड, अब ये डिपॉजिट हो गया। तो चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, वेंडर और एल्सवेयर आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक द सेम डे। कैश बुक में अब बिजनेसमैन को क्या, कंपनी को क्या हुआ है कि एक चेक रिसीव हुआ है, उसने रिसीव किया तो इसका बैलेंस इतने से बढ़ गया। लेकिन बैंक में हाउएवर बैंक क्रेडिट्स द अकाउंट होल्डर्स अकाउंट ओनली व्हेन ही रिसीव्स द पेमेंट फ्रॉम अदर बैंक। बैंक में ये पैसा अभी तक डिपॉजिट नहीं हुआ है, तो फिर डिफरेंस आएगा। ये भी वैसा ही है। इसको भी एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। The check of 10,000 deposited in bank on 4th June. 4th जून को क्या होगा? A check of 10,000 deposited on 4th June. 4th June 24 को to 10,000 to bank 10,000. ठीक है? And this it is collected by the bank on 7th June. अब पासबुक में क्या है? पासबुक में क्रेडिट होगा 7th जून को। ठीक है? तो 10th जून को 4th जून को ये चेक डिपॉजिट हुआ है, लेकिन पासबुक में ये 7th जून को डिपॉजिट हुआ।
तो 4 से लेके 7 जून तक ये डिफरेंस बना रहेगा। ठीक है। अब अब हमने थ्री टाइप्स ऑफ डिफरेंस देखा था। एक टाइमिंग डिफरेंस था, टाइमिंग डिफरेंस हमने देख लिया, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड एंड चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। अब सेकेंड टाइप ऑफ डिफरेंस जो है वो है ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय द बैंक। ये क्या होता है? बैंक अपने यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लेती है, लेकिन इसका इंटीमेशन कस्टमर के पास या अकाउंट होल्डर के पास नहीं जाता है। वो तब जाता है जब वो अपना बैंक स्टेटमेंट उसके पास पहुंचता है या वो अपना पासबुक अपडेट करता है। तभी उसको पता चलता है कि कुछ कुछ ऐसे ऐसे खर्चे हैं या इनकम है जो बैंक ने ऑलरेडी डेबिट या क्रेडिट कर लिया है, लेकिन उसे खबर नहीं मिली है, तो उसके कैश बुक में एंट्री नहीं हुई होगी। ये कौन कौन से हैं देखते हैं। फर्स्ट है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक। बैंक में पैसा जमा होता है तो उससे कस्टमर को या अकाउंट होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है। तो ये जब इंटरेस्ट मिलता है ये आपको मिलता है आफ्टर एवरी 3 मंथ्स। ठीक है। तो ये इंटरेस्ट बैंक ऑटोमेटिकली डायरेक्ट अपने यहाँ पे एंट्री कर लेती है, जिसका पता तब चलता है जब हम उसकी स्टेटमेंट लेते हैं। ये एक तरह का हो गया। सेकंड क्या हो गया? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। जब डिविडेंड्स डायरेक्टली बैंक में आ जाते हैं, इसके बारे में भी पता तभी चलता है जब हम स्टेटमेंट हमें मिलता है। फिर क्या है? थर्ड टाइप है बैंक चार्जेस। बैंक के तरह तरह के चार्जेस होते हैं। चेक इशू चार्जेस होते हैं, चेकबुक चार्जेस होते हैं, कैश हैंडलिंग चार्जेस होते हैं, डीडी बनाए उसके चार्जेस होते हैं, तरह तरह के चार्जेस होते हैं, जिसके बारे में या तो चेक डिसऑनर हो गया उसके चार्जेस। तो ये सारी चीजें हमें पता नहीं चलती है, बैंक अपने यहाँ पे एंट्री कर लेती है। फिर कुछ पेमेंट्स होते हैं ऐसे जो डायरेक्टली बैंक पे कर देती है। इनमें से क्या क्या हो सकता है? जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया। सपोज इंश्योरेंस प्रीमियम एनुअली जा रहा है या हाफ ईयरली जा रहा है, तो बैंक को इंस्ट्रक्शन है कि ऑटोमेटिक प्रीमियम उस डेट में कट जाए। या कुछ ईएमआई जा रहा है तो वो हर महीने बैंक से ऑटोमेटिकली कट रहा है, उसका भी एंट्री बैंक अपने यहाँ पे करती है और बाद में अकाउंट होल्डर अपने यहाँ पे कैश में एंट्री करता है, कैश बुक में। और क्या है? डायरेक्ट डिपॉजिट टू द बैंक बाय कस्टमर। अगर किसी कस्टमर से हमें पैसा मिलना था, कंपनी को अगर कस्टमर से कोई पैसा मिलना था और उसने कुछ इसके पास आके नहीं दिया, उसने कहा कि मैं डायरेक्टली आपके बैंक में जमा कर दे रहा हूँ, तो अगर इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो भी अपने यहाँ पे एंट्री करता है। लेकिन अगर डायरेक्टली वहां पे बैंक में एंट्री हो गया, हो सकता है कभी उनको खबर ना मिले। ठीक है। तो दीज आर द रीजंस। एक और रीजन है डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। जब there are chances that bank does not receive payment against certain bills of exchange etc. तो इसमें भी बिल डिस्काउंट होना था, ये डिसऑनर हो गया है, ये खबर भी बैंक के पास ही है, तो बैंक उसको कैंसिल कर देती है और अकाउंट होल्डर के अकाउंट को डेबिट कर देती है। ठीक है। तो इसका भी एंट्री बैंक स्टेटमेंट में ही है, जिसको बाद में अकाउंट होल्डर अपने यहाँ पे करेगा। अब आ गया तीसरा टाइप ऑफ एरर, दैट इज एरर कमिटेड बाय द बैंक पर्सन्स और द अकाउंट होल्डर। ये दोनों के लेवल से हो सकता है। कैसे हो गया? फॉर एग्जाम्पल, अ चेक ऑफ 30,000 डिपॉजिटेड इन द बैंक इज रिकॉर्डेड एज 3,000 या 3 लाख। एक जीरो माइनस हो गया या एक जीरो प्लस हो गया। इस तरह का जो एरर है ये बाय मिस्टेक ही होता है, तो ये तभी पता चलता है जब हम दोनों का रिकंसिलिएशन करते हैं। ठीक है। तो आई थिंक पूरा रीजन फॉर जितने भी हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि हमारे बैंक में, बैंक के बैलेंस में
और हमारे पास जो कैश बैलेंस है, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्यों आता है, ठीक है। सो देयर मे बी वेरियस रीजन, उसमें 3 हेड में डिवाइड किया गया है। एक है टाइमिंग डिफरेंस, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय बैंक, या एरर्स कमिटेड बाय बैंक या अकाउंट होल्डर, ठीक है। तो टाइमिंग डिफरेंस में आपने पढ़ा था चेक इशूड, चेक हमने इशू कर दिया है लेकिन बैंक में अभी तक नहीं निकला है बैंक से, या चेक मैंने डिपॉजिट किया हुआ है बैंक में अभी तक जमा नहीं हुआ है। ये सारा चीज थोड़ा थ्योरी है, इसको समझ लीजिएगा। उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिकल इसको करेंगे। थैंक यू।